हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप लोग का एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दिया गया है। जो ITI का एग्ज़ाम डेट है वह 1 अगस्त से आपका शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले आपका जितना भी 2 महीने का समय बचा है, तो उस रिगार्डिंग 2 महीने के समय में क्या करिए, आप ज़्यादा ज़्यादा नियमित क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करिए। वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा, क्योंकि जितना आप नियमित असाइनमेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सेट मारेंगे, उतना आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, उसको फंसने का चांस रहेगा। आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बन सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ITI फर्स्ट ईयर का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसका ट्रेड प्रैक्टिस देखेंगे, ठीक है। ट्रेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन देखेंगे, जो टोटल 38 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल 38 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हम दोस्तों जहाँ तक होगा ये सोल्व करते चलेंगे क्वेश्चन को, और आपका टोटल 38 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी अलग अलग लेसन से अल्टरनेट सभी क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग केयरफुली इसको देखिएगा और अपने आने वाले एग्ज़ाम में यूटिलाइज करिएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला है, वेयर द आयरन क्लेड डबल पोल्ड ICDP मेन स्विच इज यूज्ड। दोस्तों, ICDP जो होता है इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो याद कर लेंगे। आयरन क्लेड डबल पोल स्विच होता है, मेन स्विच होता है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग होता है कहाँ करते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसका जो मेनली उपयोग होता है वह सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में करते हैं। याद रखेंगे, एकल फेज घरेलू स्थापन में ICDP स्विच का उपयोग करते हैं। आयरन क्लेड और डबल पोल मेन स्विच होता है इसका फुल फॉर्म, याद रखेंगे। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क। दोस्तों, सेकेंडरी सेल किस नियम से कार्य करता है, तो ये भी बहुत VVI प्रश्न है, जरूर याद रखेंगे। तो दोस्तों, जो द्वितीयक सेल होता है यानी सेकेंडरी सेल होता है, सेल 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सेल होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है। तो दोस्तों, जो प्राइमरी सेल होता है उसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे जो टार्च का सेल हुआ, या फिर जो पहले ट्रांजिस्टर चलता था उसका सेल हुआ, घड़ी का सेल हुआ, तो इसको एक बार चार्ज हो जाता है, उसमें फिल हो जाता है, तो दोबारा यूज एंड थ्रो वाला करते हैं, यानी दोबारा यूज करके फेंक देते हैं। दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते। वैसे जो होते हैं सेल उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। दोस्तों, जो सेकेंडरी सेल होता है उसे हम दोबारा आसानी से चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारी घर का इन्वर्टर की बैटरी हो गई, तो दोबारा हम चार्ज करके यूज में ला सकते हैं, तो सेकेंडरी सेल हो गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सेकेंडरी सेल किस नियम से कार्य करता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सेकेंडरी सेल होता है वह फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करता है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस है, याद रखेंगे। एक होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, तो वो अलग होता है, ठीक है, मोटर जनरेटर में होता है। लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रोलाइसिस है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस रहेगा तो द्वितीयक सेल का जो नियम हो जाएगा उस पर वर्क कर जाएगा। ओके, तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी हो जाएगा, सी हो जाएगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो द्वितीयक सेल होता है वह फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे वर्क करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है। ओके दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र, तो कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटर हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है उसे परावैद्युतांत उसमें बीज भरा होता है, तो वह उसे अब्जॉर्व करके चार्ज करता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर वह खुला दोष होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है हम AC और DC दोनों में यूज करते हैं। अगर वह खुला होगा तो क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, अगर वह खुला होगा तो क्या होगा। तो इस पर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यह कार्य बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, इट विल नॉट फंक्शन।
अगर इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होगा, अगर वह खुला रहेगा, खुला दोष होता है तो वह बिल्कुल वर्क ही नहीं करेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी विच इज ए पैरामेटिक सबस्टेंस। तो इसके बारे में हम वीडियो अच्छे से बनाए हैं दोस्तों। ये जो आपका मैग्नेट होता है, मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज होता है 3 प्रकार का होता है। एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दूसरा ये जो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तीसरा जो होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी अचुंबकीय पदार्थ होता है। तो 3 पदार्थ से इसका गुण होता है, प्रकार से इसका गुण होता है। जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसमें आपका फीकोनी यानी फेरस निकिल कोबाल्ट आता है। और जो दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ होता है तो उसके अंत में एम से शुरू होता है, उसके बीच में जो मतलब उसके अंत में होता है, जैसे कैडमियम, कैल्शियम। तो ये सब जो होता है ये अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से, यानी पहला एयर दिया है, दूसरा स्टील, तीसरा ग्लास और चौथा वाटर जो है, इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी वायु जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ है इसमें, ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीसी परिपथ में पावर की गणना करने का सूत्र क्या होता है। ओके दोस्तों, तो देखिए पावर क्या होता है, P बराबर VI होता है, ठीक है। अगर यही AC रहता तो P बराबर VI cos फाई हो जाता, ठीक है। DC है तो cos फाई का मान यहाँ पे यूनिटी है, तो इसलिए इसको DC में हटा देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो P बराबर VI होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, VI यानी कि वोल्टेज और धारा लाना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज और धारा, यानी धारा और वोल्टेज P बराबर होता है VI। यह DC पावर सर्किट की परिपथ में पावर की गणना करने का सूत्र होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, अगला दोस्तों माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है, तो इसको आप याद रख लेंगे। ये अगर इस प्रकार का फिगर आ जाए, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक दे दे तो एजेटिक आता है, तो इसको याद कर लेंगे। ये जो रीडिंग है 4.55 mm है, ठीक है, याद कर लेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह जो इसमें रीडिंग दिखाई गई है ये 4.55 mm हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 7 नंबर का प्रश्न है, नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों जो नियॉन लैंप होता है, नियॉन लैंप पर क्या पड़ता है, हीटिंग प्रभाव, मैग्नेटिक प्रभाव या केमिकल प्रभाव या गैस आयोनाइजेशन प्रभाव। तो याद कर लेंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो नियॉन साइन लैंप है उस पर गैस आयोनाइजेशन का इफेक्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, इस लूप टेस्ट से यूजी केबल, यूजी मतलब अंडरग्राउंड केबल के किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जाता है। दोस्तों यह फिगर में जो दिखाया गया है, तो इसमें हम अंडरग्राउंड केबल का कौन सा पता लगाते हैं, कौन से भाग का पता लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा उसका हम पता लगाते हैं अंडरग्राउंड केबल में, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो कैसा जॉब का एक भाग सिरे से अंत से जुड़ा होता है, तो कैसा होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिडल लैंप ज्वाइंट होता है, ठीक है, याद कर लेंगे मिडल लैंप ज्वाइंट हो जाएगा। जो एक जॉब का एक भाग सिरे के अंत से दूरी से मिलता है, ठीक है, उसे हम मिडल लैंप ज्वाइंट कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आगे जो प्रश्न लिखा गया 10 नंबर का, सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। तो इससे पहले जो हम वीडियो लाए थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, तो उसमें इसका चर्चा हम किए थे दोस्तों। जो दिखाया गया फिगर में वह इंफॉर्मेशन साइन है ना, याद कर लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका इंफॉर्मेशन साइन को दिखाया गया है, ये जो फिगर है इंफॉर्मेशन साइन को शो करता है। ओके दोस्तों,
11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम है। तो दोस्तों जो अग्निरोधक होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसको सही से उपयोग करने का जो होता है क्रम होता है, तो पहले पुल होता है, फिर एम लगाना होता है, फिर स्विच होता है, फिर स्विप होता है। यानी पहले हम खींचते हैं, फिर निशान लगाता है, फिर दबाते हैं, फिर घुमाते हैं। ठीक है, तो मेन तरीका यही होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों किससे लेपित किया जाएगा? सिल्वर ऑक्साइड से, या फिर फॉस्फर पाउडर से, या फ्लोरोसेंट पाउडर से, या बेरियम एंड स्ट्रियम ऑक्साइड से। तो दोस्तों इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो बेरियम और एक्स्ट्रारेंशियम जो ऑक्साइड है, उससे फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को लेपित किया जाता है। तो याद कर लेंगे, इस पर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आरेख दोस्तों दिखाया गया है, आरेख का नाम बताना है। ठीक है, जो आरेख दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो याद कर लेंगे दोस्तों, इसका नाम इंस्टॉलेशन प्लान है। ठीक है, जो फिगर में दिखाया गया है आरेख, इसका इंस्टॉलेशन प्लान है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 40 नंबर का प्रश्न है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें दोस्तों प्रायः हम एल्युमिनियम क्लोराइड यानी अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो कार्बन जस्ता शुष्क सेल होता है, ड्राई सेल होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद कर लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार प्रणाली में केवीए में आभासी शक्ति की गणना करना है। दोस्तों केवीए में आभासी शक्ति की गणना करनी है। यदि लाइन धारा IL 16 एम्पियर है, 0.8 शक्ति गुणांक पर 0.8 शक्ति गुणांक दे दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है? आभासी शक्ति की गणना करना है। ठीक है, तो एक होता है, देखिए एक्टिव होता है, एक रिएक्टिव होता है, और एक होता है ऑपरेंट होता है। जो ऑपरेंट पावर होता है उसे हम आभासी कहते हैं। ओके, जो ऑपरेंट पावर होता है उसे आभासी कहते हैं। तो एक्टिव का फार्मूला VI cos फाई होता है, रिएक्टिव का फार्मूला VI sin फाई होता है, और ऑपरेंट पावर का फार्मूला केवल V और I होता है। तो यहाँ पे शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर है इसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है। ओके, तो दोस्तों स्टार में क्या होता है? स्टार में IL बराबर IPH होता है। ठीक है, और VL बराबर √3 VPH होता है। याद रखेंगे, स्टार में IL बराबर IPH और VL बराबर √3 VPH होता है। ठीक है, वहीं डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में IL बराबर √3 IPH होता है और VL बराबर VPH होता है। किसमें? डेल्टा में। ओके, तो यहाँ पे स्टार में दिया है, तो दोस्तों स्टार में IL दे दिया है 16 एम्पियर, यानी IL जब दे दिया है तो वो IPH के बराबर हो जाएगा, बराबर 16 एम्पियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो VL है √3 इंटू VPH कितना दिया है? 415 दिया है। ओके, कितना दे दिया है? 415 दे दिया है। तो दोस्तों इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो √3 को हटाएंगे तो 1.732 होता है, गुणे 415 करेंगे, इतना कर लेंगे। अब जो आएगा, अब जितना आएगा दोस्तों क्या करेंगे? तो अपरेंट पावर का मान होता है P बराबर V और I, तो इसमें हम मान रख देंगे। V का मान कितना आया है? तो V का मान आया है 1.732 गुणे 415 गुणे V और I का मान कितना है? 16 है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को जब सॉल्व करेंगे आप, और इसमें KVA में क्या करना है? बटा के 1000 कर देंगे। ठीक है ना,
बटा के 1000 कर देंगे। तो दोस्तों इन सभी को आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 11.5 kV आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 11.5 kV आ जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एक बार जरूर आप अपने से रिपीट करेंगे, रिक्वेस्ट है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है 16 नंबर का प्रश्न, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है। तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। तो दोस्तों जो यंत्रों होते हैं उसमें सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता की जो इकाई होती है वह ओम पर वोल्ट होती है, ठीक है, ओम पर वोल्ट होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटित का क्या उद्देश्य है। जो दोस्तों जो तांबे का फ्यूज तार होता है उस पर टिन कोटित का उद्देश्य क्या होता है, प्रश्न पूछा है। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तांबे के तार का ऑक्सीकरण को रोकना, ठीक है। मेन इसका होता है कारण कि जो तांबे के तार पर टीन लेपित करते हैं, टीन कोटित करते हैं, तो मेन टीन का कार्य होता है ऑक्सीकरण को रोकना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। विच टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ ए मेटल सरफेस। एनोडिक सुरक्षा का, कैथोडिक सुरक्षा का, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सुरक्षा का, या इलेक्ट्रोस्टैटिक सुरक्षा का। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कैथोडिक सुरक्षा होता है उसका प्रयोग किया जाता है क्षरण को रोकने के लिए, ठीक है, नियंत्रण के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, डिजिटल घड़ियों में समांतर कौन सा सेल प्रयोग होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो डिजिटल घड़ियाँ होती हैं उसमें समांतर जो प्रयोग होता है उसमें मरकरी सेल प्रयोग होता है, ठीक है, मरकरी सेल यानी पारा सेल प्रयोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके। 20 नंबर का प्रश्न है, कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो किसमें उदासीन तार की आवश्यकता होती है, 3 तार स्टार संयोजन में, ठीक है, दूसरा है 4 तार स्टार संयोजन में, तीसरा 3 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली में, चौथा है 4 तार डेल्टा संयोजन में। तो दोस्तों कौन सी 3 फेज प्रणाली है, फेज वोल्टेज को मापने के लिए एक कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो कृत्रिम माने मानव द्वारा यानी अलग से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डेल्टा कनेक्शन होता है, 3 फेज डेल्टा कनेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, संयोजन प्रणाली में कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। जो स्टार होता है तो उसमें ऑटोमेटिक हमें न्यूट्रल के रूप में मिलता है, उदासीन के रूप में मिलता है, लेकिन डेल्टा में नहीं मिलता है, तो इसलिए कृत्रिम रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, परिनालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। कार्क स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो दोस्तों इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो राइट हैंड पाम रूल होता है परिनालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए नियम लागू किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, एक स्टार में जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना करना है, ठीक है। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 पर 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 एम्पियर है, तो देन जो ऊपर किए थे क्वेश्चन सेम उसी प्रकार यह भी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। जो ऊपर किए थे सेम उसी प्रकार यह भी प्रश्न को दिखाया गया है। तो फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे अपरेंट पावर P बराबर VI होता है। तो जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में हम बताए थे, तो जो स्टार होता है स्टार में VL बराबर √3 VPH होता है। जो VPH हमारा दे दिया है 415 और IL बराबर IPH
फेज वोल्टेज के बराबर होता है, जो लोड करंट होता है फेज करंट के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे जो फेज धारा है 10 एम्पियर है, तो IL बराबर IPH बराबर 10 एम्पियर दे दिया है। ठीक है, तो मान रख देते हैं VL बराबर √3 इंटू VPH 415। तो दोस्तों जब इसे हम सोल्व करेंगे तो 1.732 हो जाएगा गुणे 415, तो इसे सोल्व करेंगे तो 718 आ जाएगा। ठीक है, 718 आ जाएगा। तो मान रख देते हैं P बराबर VI, तो V का मान आ गया है 718, I दिया है कितना 10 एम्पियर दिया है, तो गुणा कर देंगे तो 7180 हो जाएगा। ओके, तो KVA में यानी किलो वोल्ट में ज्ञात करना है, तो 1000 से भाग कर देंगे। तो जब 1000 से भाग करेंगे दोस्तों तो 7.18 आ जाएगा, KVA आ जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया है 7.18 KVA दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आए तो अप्रेंट पावर का फार्मूला लगा के आप ज्ञात कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार से जोड़ने पर क्या प्रभाव होता है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद कर लेंगे। तो यह जो प्रभाव होगा आपका केबल डैमेज ड्यू टू हीट। अगर क्या है दोस्तों, कम धारा रेटेड केबल है को उच्च धारा भार से जोड़ने पर क्या प्रभाव, यानी कि आपका पतला वायर है। ठीक है, पतला वायर है और इसको हम AC से जोड़ दें तो क्या होगा, यह जल जाएगा। ठीक है, केबल डैमेज हो जाएगी ड्यू टू हीट के कारण जल जाएगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? ठीक है, रिजोनेंस किस स्थिति में होता है? जब XL बराबर XC होता है तब रिजोनेंस होता है। ठीक है, यानी प्रेरकी प्रतिघात और धारिती प्रतिघात के जब बराबर होता है तब क्या होता है? ये रिजोनेंस होता है। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब इक्वल टू होता है तब धारिती जो रेजोनेंस होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो धारिता के मान में क्या होगा? धारिता का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो C बराबर A/0/D होता है, तो इसकी दूरी कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि C अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है D के। D का मान कम होगा तो C का मान बढ़ जाएगा। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपका D राइट आंसर हो जाएगा, D बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संधारित्र की प्लेट की दूरी कम हो जाएगी तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। प्रश्न अगला है, समांतर परिपथ में जुड़े 550 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा का बहाव होगा? तो दोस्तों देखिए, जो समांतर है तो समांतर में हम जानते हैं करंट का मान अलग अलग होता है और वोल्टेज का मान समान होता है समांतर में। ठीक है, समांतर क्रम में तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है करंट के, यानी कि रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा उस परिपथ में करंट का मान बिल्कुल कम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दोस्तों जो 560 है, सबसे ज़्यादा ओम वाला जो रेजिस्टेंस होता है, यानी 560 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें सबसे कम करंट फ्लो होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी इतना जो दिया है डाटा प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा का बहाव होगा? तो देखिए 560 वाला जो है सबसे ज़्यादा वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें सबसे कम धारा का बहाव होगा। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
वही बात करता है सबसे ज़्यादा बहाव, तो सबसे ज़्यादा बहाव 50 ओम में हो जाता, क्योंकि इसमें इन कंपेरिजन में कम है तो इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो याद कर लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों उसको हम खुला क्यों रखते हैं? ताकि गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकाल सकें। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्यूज कट आउट प्रोवाइडेड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई? तो क्या उपयोग है फ्यूज कट का दोस्तों? तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अति भार नहीं है, ओवरलोड लाइन नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एल सीरीज एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? तो यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो एल सीरीज होता है एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण जुड़ते हैं? तो याद कर लेंगे, जो जनरल लाइटिंग होती है, यानी जनरल जो लाइटिंग होती है वह एल सीरीज एमसीबी के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, बीआईएस के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या होती है? तो दोस्तों जो कठोर कंड्यूट होता है उस पे जो थ्रेड की लंबाई होती है क्या होती है? 11 mm और 11 mm से 27 mm होती है थ्रेड की लंबाई। याद कर लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों जो सौर सेल में तापमान के संदर्भ में जो निर्गत होता है यानी आउटपुट होता है, शक्ति पर क्या प्रभाव होता है बताना है। ठीक है, तापमान में कोई प्रभाव नहीं होगा, या फिर तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होगा, या तापमान में वृद्धि के साथ कमी होगा, या तापमान में कमी के साथ कमी होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, सौर सेल में आउटपुट पर शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? जब घटेगा तो घटेगा। ठीक है, डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर घटेगा तो उसके साथ कमी भी होगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, ससेप्टेंस की इकाई क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो ससेप्टेंस होता है इसकी इकाई महो होती है। याद कर लेंगे, जो ससेप्टेंस होता है इसकी इकाई महो होती है। एक होता है एडमिटेंस, एक होता है कंडक्टेंस, एक होता है ससेप्टेंस, जिसे हम बी एक्स से डिनोट करते हैं, और कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, एडमिटेंस को वाई से डिनोट करते हैं। इन तीनों का मात्रक महो होता है। याद कर लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये फिगर दिखाया गया है, इसमें R2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ R1 दे दिया है 8 ओम, R2 ज्ञात करना है, R3 दे दिया है कितना? 3 ओम दे दिया है। ठीक है ना, और टोटल करंट यहाँ पे 15 ओम दिया है, और टोटल यहाँ वोल्टेज 24 वोल्ट दिया है, यानी 24 वोल्ट दिया है। तो दोस्तों समांतर में हम जानते हैं करंट का मान अलग अलग होता है, वोल्टेज का मान समान होता है। यानी यहाँ भी 24 वोल्ट होगा, यहाँ भी 24 होगा, और यहाँ भी 24 वोल्ट होगा, यानी 24 वोल्ट कॉमन होगा तीनों में। लेकिन करंट I1 अलग होगा, I2 अलग होगा, I3 अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं R1 में। तो देखिए V बराबर IR होता है, तो I1 बराबर V बटे R1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R1 में भी कितना है? 24 है, R1 कितना है? 8 है, काट देंगे 8 तिली के 24, यानी कि ऊपर I1 में कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर यहाँ करंट आ गई। अब देखिए R2 हमें ज्ञात करना है, तो R2 ज्ञात रहने देंगे। R3 का मान, R3 में क्या है? 3 है, 3 ओम है, तो इसमें निकाल देंगे हम करंट का मान I3 बराबर V बटे R3।
तो V कितना है 24 है और R3 का मान कितना है 3 है, काट देंगे 8 आ जाएगा। यहाँ I3 का मान 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टोटल करंट कितना है 15 है। अब यहाँ से 8 यहाँ से 3 यानी 8 3 11, तो कहीं ना कहीं R2 में 4 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही होगी। ओके, यानी R2 में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी। तो यहाँ पे करंट का मान मालूम हम चल गया 4 एम्पियर। तो निकाल देते हैं उनके लास्ट से, V बराबर आई आर हो जाएगा। अब R यहाँ से मान ज्ञात कर लेंगे तो V बटे आई हो जाएगा। तो V 24 है। अब यहाँ I कितना है 4 है, तो भाग कर देंगे 6 आ जाएगा। यानी इसमें R2 का मान कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार हम ऐसे सर्किट को ज्ञात कर लेंगे। तो 6 ओम आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो R2 का मान हो जाए 6 ओम आ जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानक तार गेज SWG में तार के आकार को मापने के लिए संभावित सीमा क्या होती है। तो बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। जो SWG होता है स्टैंडर्ड वायर गेज में, उसकी जो सीमा होती है ना, जो सीमा होती है वह कितनी होती है, तो याद कर लेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है 0 से 36 तक उसकी सीमा होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखने पर शक्ति गुणक क्या होगा। तो जब समान रीडिंग दिखाई दे रहा है तो शक्ति गुणक जो दोस्तों यूनिटी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताना है। दोस्तों इसमें फिगर कट गया है, प्रतिरोध का मान बताना है R3 में। ठीक है, तो इसमें फिगर ही नहीं है, लेकिन जो भी होगा जैसे ऊपर हम दिखाए हैं, जैसे R2 का मान ज्ञात करना था, तो इस प्रकार अगर R3 आ जाए और 2 उसमें दे दे तो भी हम इजी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग निकाल लीजिएगा R3 वाला जो भी होगा मान। 37 नंबर का प्रश्न है, किस AC परिपथ में वोल्टेज V और धारा I के बीच कला का संबंध होता है। तो किस में होता है कला का संबंध दोस्तों, तो प्रतिरोध और प्रेरकत्व में होता है। यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टिव सर्किट में जो होता है वोल्टेज और करंट के बीच कला संबंध होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, परमियंस की इकाई क्या है। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो परमियंस होता है इसकी इकाई वेबर पर एम्पियर टर्न होती है। परमियंस रेसिप्रोकल होता है किसके, रिलक्टेंस का। ठीक है, जो दोस्तों जिस प्रकार विद्युत सर्किट में करंट ये रेजिस्टेंस होता है, उस प्रकार जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें रिलक्टेंस होता है। ठीक है, अब रिलक्टेंस का जो अपोजिट होता है परमियंस होता है। ओके दोस्तों, तो रिलक्टेंस का जो मात्रक होता है एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। अब वहीं परमियंस का मात्रक पूछ रहा है, तो परमियंस का मात्रक इसका उल्टा हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा 38 क्वेश्चन का डिस्कशन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस प्रकार आपका करीब 10 से 11 हम सेट लेकर आएंगे ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। तो सेशन के साथ ज़्यादा आप लोग जुड़ जाइए और यह वीडियो ज़्यादा ITI के स्टूडेंट तक फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।